Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. I hope you guys had an amazing weekend. आज का इकोनॉमिक लैंडस्केप एक मिक्स्ड लेकिन प्रॉमिसिंग पिक्चर पेंट करता है पाकिस्तान के लिए विद इनकरेजिंग रेमिटेंस इनफ्लोज, रिन्यूड ग्लोबल इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड लॉन्ग ओवरड्यू डिबेट्स ऑन पावर सेक्टर. ब्रेक डाउन करते हैं इस पूरी चीज़ को. पाकिस्तान ने रिसीव किया $3.2 बिलियन इन वर्कर्स रेमिटेंसेस सितंबर 2025 में, a slightly monthly uptick और एक impressive 11.3% year-on-year increase. Cumulatively, उन्हीं पहले 3 महीनों में in fiscal year 26, remittances reached $9.5 billion, 8.4% up from last year. Advisor to Finance Ministry Khurram Shahzad is optimistic कि inflows $41 billion क्रॉस कर सकते हैं इस फिजिकल साल में compared to $38.3 billion last year. उन्होंने emphasize किया कि remittances एक lifeline है for millions of households, लेकिन ना सिर्फ inflows लेकिन एक symbol of national and economic resilience भी हैं. एक क्लोजर लुक अगर हम लेते हैं वो शो करता है कि लार्जेस्ट शेयर केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज यूजुअल विद $751 million, फॉलोड बाय UAE 677, UK 455, US $269 million of course. Remittances EU से clocked in at $424 million. यहाँ तक नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि हम forever rely नहीं कर सकते obviously on remittances alone for to finance our rising imports, right? PBS का जो डेटा है वो दिखाता है कि imports jumped $5.8 billion in September, the highest price since August 2022. Exports remain stagnant, widening the trade deficit to $3.3 billion. ये एक red flag है एक import dependent economy के लिए जिसका export growth बहुत limited है. हालांकि कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेशर नहीं है इंटर बैंक मार्केट पे. एनालिस्ट वार्न करने के अगर डेफिसिट का ट्रेंड ऐसा रहा तो रुपये प्रेशर बढ़ता जाएगा. नाउ लेट्स शिफ्ट टू द पावर सेक्टर. पाकिस्तान का सबसे परसिस्टेंट मसला प्राइवेटाइजेशन, जो कि सपोजिडली सोल्यूशन थी, हैज़ लार्जली फेल्ड बिकॉज कंट्रोल अभी भी रिलीज नहीं हुआ था. वी प्राइवेटाइज ओनरशिप लेकिन कैप रेगुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग अंडर टाइट गवर्नमेंट कंट्रोल. दोनों इलेक्ट्रिसिटी और गैस सेक्टर्स ने इंटैंगल्ड रहे इन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप. Private players face constant hurdles from tariff approvals to fuel allocations. Result, neither a fully public system that works nor a fully private one that's allowed to. The KLector example is the perfect case study. 2 decades of privatization, मतलब 20 साल, ठीक है, and फिर भी वो struggle करता है with government interference. मैनेजमेंट ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है इन इस्लामाबाद ताकि उनको अप्रूवल्स मिले कराची ग्रिड के लिए. इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स जैसे कि कोविड एरा इंक्रीमेंटल पैकेज अभी भी रेड टेप में स्टक है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इट्स टाइम टू यूनिफाई नेपरा एंड ओग्रास पॉलिसी डायरेक्शन, प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग डिस्कोज अंडर ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्पावर देम टू सेल डायरेक्टली टू क्लाइंट्स अंडर CTBCM. सिर्फ तब आपकी असल कंपटीशन आएगी और फिर इन्वेस्टमेंट आएगी उस सेक्टर में, कंपेटिटिव होगा वो सेक्टर. एज वन एनालिस्ट पुट इट, हम कॉपी करते रहते हैं फॉरेन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट मॉडल्स, लेकिन ये नहीं चेक करते कि हमारी असलियत को ये चीज़ फिट भी करती है. द कोर लेसन ये है कि कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी. असल रिफॉर्म होता है कि आप प्राइवेट ऑपरेटर्स को ट्रस्ट करें और आप इंश्योर करें कि प्रेडिक्टेबल रेगुलेशन हो. Moving toward tech and digital, Amazon का project Kuiper is set to launch satellite broadband in Pakistan by end 2026. ये initiative एक constellation of over 3,200 low Earth orbit satellites यूज़ करेगा, delivering speeds up to 400 MBs per second through affordable terminals. ये टीम प्लान करती है कि वो सेटअप करेंगे gateways of point of presence across Pakistan. IT मिनिस्टर शज़ा फातिमा ख्वाजा called it a step toward advancing digital inclusion, यानी कि अब remote areas में भी high speed internet access possible होगा, जो ले करता है foundation for truly digital Pakistan. At the same time, PTC की evolve कर रहा है. It's evolving the telecom industry after the Telenor merger. Analysts कह रहे हैं not a buy or sell call. Analysts believe that ये reshape करेगा competition in the favor of technological leadership. Zong 4G जो backed है by China Mobile, इसको देख रहा है as a turning point. Head of strategy नबीला यज़दानी ने कहा हमारी जर्नी कभी भी नंबर्स के बारे में नहीं थी अकेली, लेकिन वो पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर को शेप करने के बारे में थी. जोंग ने ऑलरेडी पायनियर कर दिया है 4G एंड VoLTE and even ran South Asia's first international 5G video call.
Yusdani emphasized कि पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर डिपेंड करता है ऑन टाइमली स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इनकरेज करते हैं कोलैबोरेशन को, ना सिर्फ कंपटीशन किलर्स. ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रंट स्ट्रॉन्ग बूस्ट केम एज 2 MOU साइन किए गए विद सऊदी डेलीगेशन इन कराची. द फर्स्ट डील्स विद द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स इन KE Power Limited, while second involves strategic cooperation between K Electric and Trident Energy Limited. सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने हाईलाइट किया कि सिंध के $5 बिलियन इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो में स्पैनिंग एनर्जी, माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म में है. Prince Mansour bin Mohammed Al Saud called Pakistan the gateway for regional trade. Obviously हमारी geopolitical positioning भी ऐसी कुछ है, and announced कि sector specific working होगी in certain groups under the Saudi Pak Business Council ताकि ideas को आप transform कर सकें into actual projects. ये mark करता है एक बहुत clear alignment with Saudi Vision 2030 and Sindh का goal to position itself as Pakistan's hub for energy and industrial growth. And finally, diplomatic update. US की Natalie Baker and Deputy PM Foreign Minister Ishaq Dar उन्होंने they met and they affirmed US interest in investing in Pakistan's energy, critical minerals and IT sectors. ये follow करता है recent high level meetings in New York and Washington जो signal करता है एक नया chapter in Pakistan-US relations. Prime Minister Shehbaz Sharif और Army Chief Field Marshal Asim Munir की meeting with President Donald Trump White House पे further cement करते हैं momentum को, and the Prime Minister inviting US companies to invest in agriculture, technology, mining, energy. Natalie Baker ने नोट किया कि US firms पाकिस्तान को एक high potential destination की तरह देखते हैं, and क्योंकि हमारी macroeconomic conditions stabilize होती जा रही है and ongoing IMF talks toward a staff level agreement. Overall पाकिस्तान का economic narrative अभी एक ट्रांजिशन फेज में है. रेमिटेंसेस स्टडी हैं, फॉरेन इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी भी चैलेंज हैं. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिखाएंगे कि क्या ये पॉजिटिव सिग्नल्स ट्रांसलेट करते हैं इनटू सस्टेन्ड ग्रोथ या फिर ये टेम्परेरी हेडलाइंस ही रहेंगी फॉर अ लॉन्ग इकोनॉमिक स्टोरी. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. जिसके बाद वी आर गोइंग टू हैव अली फरीद जॉइनिंग अस, who is a show regular, who always comes and shares a lot of insight for the stock market. So don't go anywhere, keep watching. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पर जाने से पहले we let you know कि we have Mr. Ali Fareed joining us, who is the chairman of K Trade. लेकिन not only, because recently इनको appoint किया गया as CEO and chairman of Critical Minerals PLC, जो एक UK based company है. Ali, thank you so much for joining us. Congratulations. It's my pleasure. Just a slight correction. The company is called Critical Metals PLC. Sorry, Critical Metals. No problem. It's listed on London Stock Exchange and it owns copper and cobalt mines in DRC and Africa and looking to acquire more assets in other geographies. Other geographies, one being Pakistan, being a very mineral-rich land. Are you guys eyeing us? As you know that we did come to Pakistan with our team and we are in talks with various companies and looking at various assets. Pakistan does look promising. तो क्या स्कोप आपको लग रहा है? How do you think we are eyeing an era जिस तरह हमारी स्पेशली ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स की तरफ स्पेशली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जो बातें हुई हैं रिसेंटली, तो डू यू सी दैट बीइंग एन एरिया जहां शायद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और या फॉरेन इनफ्लोज देख सकता है कमिंग इनटू द कंट्री? पहले जस्ट अ डिस्क्लेमर के ये जो कमेंट्स मैं दे रहा हूँ ये मेरे पर्सनल कमेंट्स है और Critical Metals PLC के नहीं है क्योंकि listed company है लंदन में, so I have to follow certain, I have to say the disclosure. So आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान has a huge potential in critical metals. Copper के reserves हैं हमारे पास, gold के हैं, rare earth की availability भी है, और ये सारे के सारे वही कंपाउंड्स और केमिकल और एलिमेंट्स है जिसकी इस वक्त दुनिया भर में रेस लगी हुई है. अमेरिका भी लेना चाहता है, चाइना के पास पहले से कंट्रोल है, तो दैट डज पुट पाकिस्तान इन अ गुड पोजीशन. मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है, जाहिर बात है. अफ्रीका के कई कंट्रीज मिनरल रिच है, चिली में हमारी माइन है, इट्स द हब फॉर कॉपर. सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है, अफगानिस्तान में भी
metals available है, natural resources काफ़ी हैं उनके. So the point I'm trying to make is that if Pakistan government can provide security, stability, clarity on regulation, which they are promising, then I think this sector has a huge potential in Pakistan. Lovely. And what do you think the revenue and inflows, how much time span would that take? Because Recordec is expecting inflows toward our locally listed companies starting about 5 years from now. So, aap logon ki timelines bhi, would they be around the 5-7 year mark? इस सेक्टर के अंदर एक पूरी वैल्यू चेन के अंदर छोटे प्रोड्यूसिंग एसेट्स भी हैं, ऐसे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स भी है जिसका साइज बहुत ज़्यादा है और जिसको जो मल्टी डेकेड ईयर प्रोजेक्ट्स भी हैं. वी विल फोकस ऑन short more projects which are near term and short term rather than projects which have a gestation period के 10 साल बाद कुछ होगा. मगर just coming back to Pakistan, because पाकिस्तान में जो potential है वो the whole infrastructure will be built around it. So it's not just focused on digging and getting stuff out. Pakistan government जो है बड़ा wisely they are insisting companies to put processing over here, to put value added over here, to build the infrastructure. आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि एक पसनी में पोर्ट की भी बात हो रही है. वो सारी की सारी बातें it's they are linked to making the infrastructure for accessing and exploring these natural resources in Pakistan. And if I'm correct, right now currently हम जितना लेबर एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में is very unskilled labor, which of course tends to be a low value export, right? तो mining is a sector जहाँ अगर हम अपनी लेबर को स्किल कर सकें, this could help us export more skilled labor, send back more remittances to Pakistan, add a certain value to our country. जी, तो हर अपॉर्चुनिटी का एक ग्रेट पहलू होता है, एक एवरेज पहलू होता है और एक ऐसा वो होता है आउटकम जिसमें आप फायदा नहीं उठाते. सो आई जनरली ट्राई टू फोकस ऑन द बेस्ट आउटकम. सो बेस्ट आउटकम पाकिस्तान के लिए ये है कि वी हैव वन ऑफ द टॉप 3 लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. कॉपर जो है दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए क्रिटिकल है, नेसेसरी है. इसकी वजह से कॉपर प्राइसेस भी ऊपर जा रही है और जो लिस्टेड कंपनीज है कॉपर की उनके स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रही है. तो क्योंकि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द टॉप 3 रिसोर्सेज, तो ऑफ कोर्स हमारे पास मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है. अब जो एक पॉजिटिव आउटकम है वो ये है कि हम यहाँ पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, रेलवेज, कनेक्शंस, पोर्ट्स, फैसिलिटी, फिर जॉब क्रिएट करें लोगों के लिए जो आएंगे यहाँ पे काम करेंगे, मशीनरी इंपोर्ट करें, डिफरेंट तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करें फॉर ड्रिलिंग, फॉर एक्सप्लोरेशन, फॉर माइनिंग. तो एक पूरा का पूरा अगले 10 सालों में यू विल सी दैट देयर विल बी अ कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. सो देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर जो लोग आजकल स्टूडेंट्स हैं वो माइनिंग में डिग्रीज लेंगे, मास्टर्स करेंगे, उनको जॉब मिलेगी. जो बिजनेसमैन हैं वो कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे, ड्रिलिंग का, ट्रक्स का, रोड्स बनाएंगे, उस पर सीमेंट डिमांड इंक्रीज होगी, रेलवेज की इंस्टॉलेशन होगी, पोर्ट नए बनेंगे. सो देयर विल बी अ कंप्लीट डेवलपमेंट अराउंड दिस इकोसिस्टम in the areas where natural resources are available. That's the positive aspect of it. The average aspect of it के कुछ ममालिक में ये देखा गया है, खासतौर पे अफ्रीका पे, जहाँ पे कि चाइनीज़ आए और उन्होंने बस बड़ा रूडिमेंट्री ड्रिलिंग की, ब्लास्ट किए, ड्रिलिंग की, ओर निकाला, ट्रकों में डाला और सीधा चाइना ले गए. तो उन ममालिक में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई. जब निकाल लिया तो पे खड़े रह गए. तो ये भी एक आउटकम है. और तीसरी आउटकम ये है कि काफ़ी ममालिक में भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई क्योंकि लोग आपस में लड़ते रहे कि नहीं ये जी मेरा है, ये आपका है, ये नहीं आपका नहीं है, ये मेरा है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ. सो वी हैव ऑल द 3 आउटकम्स. आई होप एंड प्रे एंड बिलीव दैट पाकिस्तान में इट विल बी द पॉजिटिव आउटकम. क्योंकि मुझे होप इसलिए है क्योंकि जो हमारी मीटिंग जो पाकिस्तान में इट्स पब्लिकली नोन के मारी इज़ वर्किंग इन इट, NRL एक इदारा है वो उस पर काम कर रहा है, SIFC काफ़ी इस पर काम कर रहा है. तो हमारी जिनसे भी मीटिंग हुई, OGDC हैज़ एज यू नो स्टेक इन Recordec.
So they all looked like very serious people. They were cautious and aware of all the three outcomes which I told you, and they surely want to develop a more positive outcome for Pakistan. तो कम से कम मुझे इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि serious people, serious companies are involved in this sector. Definitely, definitely. So, on the geopolitical front, you were one of the first people that came on the show और आपने कहा था कि पाकिस्तान की एक strategic repositioning हो रही है because India at the same time is trying to free itself of the shackles of superpowers and reposition its alliances, and by no great doing of our own, लेकिन as just a consequence of what is happening with India, we are direct benefactors of that, right? And at the same time, हमारा भी defense pact sign हुआ है with Saudi. Then we have a Saudi investors coming into K Electric, which is public knowledge. Then we had the meeting in the Oval Office with our Prime Minister and Field Marshal. So, do you think that Pakistan is advantage का फ़ायदा उठा पाएगा या is incompetence going to take over like it often has sadly in the past? So पहले तो आपने दुरुस्त कहा कि you're right कि we are perhaps seeing the best time for Pakistan's foreign policy and global relationships, perhaps certainly over the last 15 years. maybe जनरल मुशर्रफ के टाइम पर एक अच्छे रिलेशनशिप थे यूएस के, और हमने सुना है कि और पढ़ा है कि 60s में पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. उसके बाद आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम विच वी हैव सीन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ टाइम. आपने कहा कि शायद हो सकता है यू यूज द वर्ड नॉट ऑफ आवर डूइंग, but maybe I think we are being too harsh. I think that I don't think it's all coincidence. Of course, fate and हम हमेशा कहते हैं कि Allah helps us, which of course is true. But I do think that people have worked a lot on this and have made careful choices, which has made sure that Pakistan is on the right side of the room. So I don't think it's all a coincidence. मगर moving forward, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे एक्ट कर रहा था कि वो खुद एक जियोपॉलिटिकल पावर है और वो अमेरिका को भी खेलेगा, रशिया से भी ऑयल लेगा, सबके साथ चाइना से भी मसला करेगा, पाकिस्तान पे भी अब जब मर्जी चाहेगा अटैक कर देगा. तो दुनिया भर ने रियलाइज़ किया कि ये तो थोड़ा कोई रोग एक्टर है. वी हैव टू पुट देम इन प्लेस एंड टेल देम के हु दे रियली आर. उसके साथ साथ पाकिस्तान नॉट ओनली एक्टेड मैच्योरली इन ऑल द ग्लोबल इशूज, वेदर दैट वाज रशिया और वेदर दैट वाज we have been trying to be the peacemaker, whether that was Iran or Gaza. We have proactively worked and not to take a side, but to show that we are respected and trusted by others, and we can come and play a productive role. इसलिए लोगों को काफ़ी confusion हो रही कि जी अमेरिका भी हमें सबसे खुश है, ईरान भी हमारे लिए नारे लगा रहा है, तो हम किस साइड पे खड़े हैं. So I think that shows that there was certainly some maturity and some wisdom which was used. So I think this thing will continue. I think इसी वजह से global powers have realized that Pakistan plays a critical role. और इसमें जो सबसे important जो inflection point आ चुका है वो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील है. सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील को, मैं तो पाकिस्तान में रहता नहीं तो शायद मुझे नहीं पता कि कितना सेलिब्रेट पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, मगर I know that in Saudi Arabia my Saudi friends have been very excited about it. They are the ones posting on their social media. They are the ones sharing messages with me and telling me that this is great. So for me to see, that's a stronger validation that Saudis are saying that we are proud of this bond with Pakistan. So I am sure that there will be at least G2G investment in Pakistan, and B2B जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो मैंने और आपने और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने खुद इनिशिएटिव लेकर उसका फ़ायदा उठाना है. और अगर वो काम करेंगे पॉजिटिविटी से और ऑप्टिमिस्टिकली एक्सप्लोर करेंगे तो इस वक्त जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे. आई नो दैट द टॉप एंड स्मार्ट बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप देखें लिस्ट, यू एक्टिवली कवर द लिस्टेड कंपनीज, आप उनके बारे में बातचीत करती हो, आप उनके ट्रेंड्स हाईलाइट करती हो, आप देखें कि Lucky Group क्या कर रहे हैं, मतलब they are going big into mining. You will find that companies will be going into Central Asia. You will find that they are
doing stuff with Saudi Arabia. Yeah. अभी मलेशिया के साथ अनाउंस हुआ है कि $300 million या $200 million की हलाल मीट एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान करेगा. So this is the time to capitalize. So that brings me to toward having a conversation with the chairman of K-Trade now. Right now I was having a conversation with the chairman of Critical Metals PLC, so let's come to it K-Trade side. So in the stock market we saw a stunning rally to 169,000 points, right? Now I love speaking to another bull क्योंकि मुझे पता है अगर इस इंडस्ट्री में कोई एक perpetual bull है मेरे अलावा, that's you. So right now we saw a bit of a correction. As you know, it was long overdue. We had been rallying straight from 130,000 all the way till here. So one thing that we know being in the stock market is that to continue a rally upward, आपको एक cool off period चाहिए होता है ताकि आप measure कर सकें उस point से कि यहाँ से rally कितने आगे जा सकती है. अभी बहुत सारे retail investors especially are really panicking. All of my friends who are at brokerages or own brokerages are like, yeah, there's a lot of pressure coming in from retail side. What is your prediction for the market? Does this worry you? Do you think कि ये मंदी का sign है? क्या मंदी आ रही है? Because I don't. जी दो तीन पॉइंट्स. एक आपने कहा मैं परपेचुअल बोलूं. परपेचुअल मैं बुल ऑन मार्केट नहीं हूं, मैं परपेचुअल बुल ऑन पाकिस्तान हूं, ऑन पाकिस्तानी पीपल हूं. बिकॉज आई थिंक पीपल लाइक द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, like you and the people listening to your show and watching your show, I am very optimistic that they are resilient, they have energy, and they will find a way despite whatever challenges that are thrown on them. So I'm optimistic on life and people in general. So that's one. And of course I'm optimistic on Pakistan. The stock market is a reflection of our enterprise. हमने तो जब अगर हम अच्छा करेंगे, हम ऑप्टिमिस्टिकली काम करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी. शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो स्टॉक मार्केट में आती है वो आपने जिस तरह दुरुस्त बोला कि वो सेंटिमेंट से आती है, ग्रीड एंड फेयर से आती है. जब लोगों को ज़्यादा, जब लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए देखते हैं तो ग्रीड ज़्यादा आ जाती है, और फिर कोई भी चीज़ अगर फेयर ट्रिगर कर दे तो वो एकदम बेचने पे आ जाती है. ग्रीड और फेयर को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. दैट्स नॉट माई जॉब. एज एन I can try to predict it, and I'm sure there are many technical analysts out there who make charts to predict that. That's not the business I am in, or I profess to know anything about it. क्योंकि greed and fear बड़ा ही volatile होता है. आज कोई अच्छी खबर आ जाए तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर चली जाएगी. What I can tell you is, based on the conversation we have spoken, is that global investors are looking to invest in Pakistan. They're looking to invest in the sectors which I mentioned, whether that's mining, agriculture, technology, and Pakistani businessmen जो जितने भी आप बड़े ग्रुप से आप देखें वो ज़्यादातर एक्सपैंड कर रहे हैं. अभी माजी में कुछ खबर आई कि PNG जो है वो पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है, और कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव स्पिन दे दिया कि देखें जी अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है. I know that all of my clients, all the big businessmen were not saying कि वो परेशान नहीं हो रहे थे PNG बेच रहे हैं. वो कह रहे थे PNG बेच रहे हैं, हम खरीद लेते हैं. Yeah. Because they believe in Pakistan, they live in Pakistan, they know Pakistan. Yeah. So right now, because of the reasons we have spoken about, i.e. good, favorable geopolitical situation, economic stability, reasonably good economic management, but great trust of global leaders in Pakistani leadership. I think more money will come in, Pakistani businessmen will invest more, or there's chances of Pakistani businesses expanding into the region as well. So this is such opportunities give, जो retail investors करते हैं ना, अगर fair की वजह से बेच देगा, that's the opportunity for smart investors to buy. And smart investors know that. तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ironically or perhaps even tragically, smart investors want such fair cycles to happen. क्योंकि इस वक्त लोग अगर पैनिक से बेचेंगे तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा वो कहेगा इस वक्त खरीदने का टाइम है, तुम लोग और बेचो और परेशान हो कि कल कोई खबर आएगी. कल अब लेट्स से होना क्या वाला है, लेट्स प्लान दिस ईयर आउट. हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं. सऊदी क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman will visit to Pakistan. We know that's in the press. When he will visit, there will be announcement of more investments. कल एक investment की खबर आ गई है कराची इलेक्ट्रिक की. So there will be more investments which will come. Market will go up. Then US relationship are improving.
I think there's a probability that even President Trump or the top leadership can visit Pakistan. Market will go up. US investors, I told you already कि मेरा ग्रुप पाकिस्तान आया इन्वेस्ट करने के लिए. मैं और कई को जानता हूँ जो आ रहे हैं. अगले हफ्ते मैं IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स है DC में, so I'm going there. We are hosting an investor event for Pakistani finance minister, a VSK Trade, with Jeffries, our partner. I'm speaking at a conference arranged by Barclays. I'm a speaker over there on Pakistan. So investors will come because these triggers will happen. IMF का program improve होगा, उसकी tranche आएगी, market ऊपर जाएगी. So there are so many more positives lined up for the next 12 months that any such opportunity, people will love it. Smart investors will love it. Yeah, no, definitely, because when I woke up and I saw the market, I was actually looking forward to the market being even more down because there were some stocks that I didn't get to take positions in, and I was hoping to secure myself there. So I think for sure. So you just mentioned our K Electric acquisition by a Saudi consortium, right? So one thing that we obviously know, but I would just like to spell out for the audience, is जब कोई public entity private होती है, you essentially expect कि उसमें ज़्यादा efficiency आएगी और ज़्यादा profitable आएगी. अब यहाँ जो मसला आ जाता है in Pakistan is कि आपका privatization model उतना efficiently चल नहीं सकता because आपकी bureaucratic red tape and आपकी regulatory red tape इतनी हो जाती है कि actually you can't reap the benefits of privatization. So do you think this new acquisition is actually going to translate into this company actually being rehabilitated and realistically improving? Absolutely, completely. और ये ना सिर्फ हमने ये सारे बाकी सेक्टर्स में भी ये चीज़ देखी है. हमें आपको शायद याद ना हो, आप मुझसे काफ़ी छोटी हैं, मगर अगर आप बैंकिंग सेक्टर ले तो जब मैं लम्ज़ पढ़ता था तो उस ज़माने में जब हम चेक कैश कराने जाते थे तो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था. एक टोकन मिलता था, उस टोकन में टोकन लेते थे, मेटल का एक पीस होता था. लाइन लगती थी बैंकों के बाहर तक और वो टोकन में बारी आती थी तो हम अपना चेक देते थे, पैसे लेते थे कि इस महीने के खर्चा कर सकेंगे. तो बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैसिव इम्प्रूवमेंट आ गई, अब डिजिटलाइजेशन आ गई. इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करें तो इवन कराची इलेक्ट्रिक में जब इसकी सेल हुई, जब प्राइवेटाइज सबसे पहला फेज़ हुआ, तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा थी कि जैसा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी written about the restructuring and improvement in Karachi Electric जिस वक्त ये अबराज के ओनरशिप में था. तो मगर आपने दुरुस्त कहा कि इम्प्रूवमेंट का जो सफ़र वो एक कांस्टेंट सफ़र है. ये नहीं है कि आप एक दफ़ा इम्प्रूव करो और उसके बाद बैठ जाओ अगले 10 साल तक कुछ ना करो. इट्स ए कांस्टेंट प्रोसेस. और अनफॉर्चुनेटली इस एसेट के ऊपर जो उसकी सेल होनी थी शंघाई इलेक्ट्रिक पे को वो नहीं हो सकी और कई सालों तक ये एसेट एक ऑर्फन एसेट बन के ऑपरेट करता रहा. तो ये जो अनाउंसमेंट है कि कल एक क्लैरिटी आ गई है कि ओनरशिप के ऊपर उसकी वजह से जो मैनेजमेंट टसल थी या शेयर होल्डर टसल थी वो ख़त्म हो जाएगी एंड द कंपनी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो उसकी वजह से ना सिर्फ ऑपरेटिंग बेनिफिट्स आएंगे जो कि अवाम को मिलेंगे एफिशिएंसी गेन्स की वजह से, होपफुली शेयर होल्डर की वैल्यू भी अनलॉक होगी. तो जो शेयर होल्डर इस कंपनी के अंदर उनको भी फ़ायदा होगा. Definitely, definitely. Well, Ali Fareed, thank you so much for joining us once again on the show. I can never tell when 20-25 minutes go by when I'm having a conversation with you. It's so quick and it's so lovely speaking to you. And I'm so happy to see your growth and where you're headed. And I know you're going to do beautiful things in this world. And I wish you the best of luck and thank you again for being with us. Thank you. And आप लोगों की now on Wednesday. Till then, take care. Khuda Hafiz.